नमस्कार बच्चों, इस YouTube चैनल पर राजेश सर आपका स्वागत करते हैं। 12th एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के अपन फर्स्ट चैप्टर की बात कर रहे हैं बच्चों। पहला जो चैप्टर था अपना सॉइल मृदा वाला, उस मृदा में अपन जो पढ़ेंगे, इससे पहले वाला वीडियो था उसमें अपन ने पृष्ठ मृदा और अवमृदा के बारे में डिस्कशन किया था। आज अपन इसको बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे बच्चों कि पृष्ठ मृदा क्या होती है और अवमृदा क्या होती है। पृष्ठ मृदा जो होती है बच्चों उसको हम सरफेस सॉइल कहते हैं और अवमृदा को हम सब सॉइल कहते हैं। पृष्ठ मृदा की अगर अपन बात करें बच्चों, तो पृष्ठ मृदा जो होती है ये पृथ्वी की बिल्कुल ऊपरी जो सतह है, इस ऊपरी सतह जो कि अपन कह सकते हैं 0 सेंटीमीटर से और गहराई तक अगर अपन चलें तो 15 सेंटीमीटर तक अगर अपन गहराई तक जाएं बच्चों, यानी 0 से 15 सेंटीमीटर तक गहराई तक की जो मृदा होती है उसे हम कहते हैं पृष्ठ मृदा। ये पृष्ठ मृदा कहलाती है। यहाँ से यहाँ तक की जो भी है ये सारी की सारी बच्चों पृष्ठ मृदा कहलाती है, गहराई तक की। यानी 0 सेंटीमीटर से लेकर के अंदर गहराई तक 15 सेंटीमीटर की जो लेयर होती है मृदा की, वो पृष्ठ मृदा कहलाती है। इस पृष्ठ मृदा की नीचे की जो परत होती हैं, इसके नीचे की परत, मान लीजिए यहाँ तक की परतें हैं बच्चों, सारी की सारी यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की जो परत है, ये परत यानी 15 सेंटीमीटर से और कहाँ तक, जहाँ तक इनके पैतृक पदार्थों का निर्माण करने वाले यानी पैतृक पदार्थ जो होते हैं, जो चट्टानें होती हैं, उस गहराई तक की जो मृदा पाई जाती है बच्चों उसे कहते हैं अवमृदा। वो अवमृदा कहलाती है। ठीक है, क्लियर कि पृष्ठ मृदा और अवमृदा क्या होती है। ऊपरी वाली पृष्ठ मृदा होती है, नीचे वाली अवमृदा होती है। ठीक है बच्चों, अपन बात कर रहे हैं अब इन दोनों के अपन कंपैरेटिव स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इन दोनों में क्या अंतर होता है इसको देखते हैं बच्चों। सबसे पहले कि पृष्ठ मृदा और अवमृदा में क्या अंतर होता है। चलिए अपन देखते हैं पृष्ठ मृदा और अवमृदा में अंतर, क्योंकि इसमें एग्जाम में पूछा जाता है कई बार कि दोनों में क्या अंतर होगा। तो डिफरेंस जब अपन करते हैं बच्चों तो दोनों के बीच में एक लाइन खींच करके इनका डिफरेंस किया जाता है। क्या करते हैं अपन इनका डिफरेंस देखते हैं। पहला जो अंतर है इसका क्या है, पृष्ठ मृदा, पहला अंतर यही है कि यह 0 से 15 सेंटीमीटर गहराई तक पाई जाती है। ठीक है बच्चों, क्लियर। इसका क्या है कि यह 15 सेंटीमीटर से पैतृक पदार्थ तक, यानी जो पैतृक पदार्थ होते हैं बच्चों, उन पैतृक पदार्थों तक गहराई में पाई जाती है, यानी यहाँ ये पाई जाती है। ठीक है बच्चों, ये पहला इसमें अंतर है। दूसरा अंतर क्या होगा बच्चों कि मृदा की वह परत जहाँ पर कृषि कार्य हेतु औजार, उपकरण, यंत्र आदि का प्रयोग किया जा सकता है, वो पृष्ठ मृदा कहलाती है। यानी इसमें क्या होता है, कृषि कार्य हेतु, कृषि के काम के लिए कृषि कार्य हेतु औजार, यंत्र आदि का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, इसमें अपन यंत्र आदि का प्रयोग कर सकते हैं और इसमें कृषि कार्य हेतु उपकरण, यंत्र आदि का प्रयोग नहीं होता, यानी गहरी ज़्यादा होती है बच्चों, इसलिए अपन इसमें इनका प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो ये इसमें अंतर है। थर्ड अंतर की अगर बात करें तो इसका जो होता है, पृष्ठ मृदा जो होती है इसका सीधा सीधा रिलेशन होता है वायुमंडल से, तो इनका वायुमंडल से सीधा ही कनेक्शन होता है। तो पृष्ठ मृदा जो होती है वो मृदा और वायुमंडल के बीच जो रिलेशन होता है उसको क्या करते हैं, इनमें पाया जाता है, जबकि इनमें वायुमंडल से कोई रिलेशन नहीं होता है बच्चों। ठीक है ना, तो इसमें क्या होगा, यह पूर्ण रूप से, ठीक है, तो इसमें यह वायुमंडल से
सीधे संपर्क में रहती है। ये परत जो होती है बच्चों वायुमंडल के सीधे संपर्क में रहती है, जबकि इसका वायुमंडल से सीधा संपर्क नहीं होता है। ठीक है ना, इसका कोई संपर्क नहीं होता है। चौथी अगर अपन बात करें इनके पदार्थों की बच्चों, क्योंकि ये क्या होते हैं पूर्ण रूप से अपक्षयित होते हैं, यानी इसमें पाए जाने वाले जो पदार्थ होंगे बच्चों वो पूर्ण रूप से अपक्षयित होंगे, क्योंकि ऊपर आते आते क्योंकि निर्माण जो होता है बच्चों मृदा का वो क्या होता है नीचे से जैसे जैसे अपन ऊपर की तरफ जाते हैं तो पैतृक पदार्थ जो होते हैं वो धीरे धीरे अपक्षयित होते 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 और क्या होते हैं ऊपर तक की तरफ, यानी ऊपर की तरफ बच्चों गति करते हैं। इसलिए क्या होता है ये ऊपर पहुंचते पहुंचते पूर्ण रूप से इनका अपक्षय हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पूर्ण रूप से अपक्षयित होते हैं। यह पूर्ण रूप से अपक्षयित मृदा जो होती है, यानी ये वाली मृदा जो होती है वो पूर्ण रूप से अपक्षयित होती है। ठीक है बच्चों, जबकि इस तरफ अपन क्या लिखेंगे, इस तरफ इसमें अंतर क्या होगा अवमृदा में कि ये आंशिक रूप से अपक्षयित होती हैं। यह आंशिक रूप से अपक्षयित होती है। यानी ये जो परत होगी वो क्या होगी बच्चों आंशिक रूप से, यानी बहुत माइन्यूटली जो है वो बहुत आंशिक रूप से अपक्षयित होती है। इसमें मृदावातन अच्छा होता है। ठीक है ना, पांचवा अंतर क्या हो जाएगा, इसमें मृदावातन क्यों होगा मृदावातन, क्योंकि ऊपर की तरफ होती है रंध्र अधिक होते हैं इसलिए इसका मृदावातन अधिक होता है। इसमें मृदावातन अधिक होता है। ठीक है ना बच्चों, इसमें मृदावातन जो होगा वो अधिक होगा, जबकि उस तरफ क्या होगा इसमें मृदावातन बच्चों अच्छा नहीं होता। इसमें मृदावातन जो होता है वो अच्छा नहीं होता, क्योंकि गहराई में होती है, मिट्टी के कण बिल्कुल बच्चों पास पास होते हैं और पास पास होने के कारण मृदावातन अच्छा नहीं होता है। क्लियर बच्चों। इसके अलावा अगला जो अंतर है कि इसमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक पाई जाती है। ठीक है बच्चों, अगला अपन इसमें अंतर देखते हैं कि इनमें क्या अंतर है। छठे अंतर की अगर अपन बात करें तो इसमें कार्बनिक पदार्थ की, क्योंकि ऊपर पाया जाता है, ऊपर पेड़ पौधे और अन्य जीव जंतुओं के जो अवशेष होते हैं उनका अपघटन बच्चों ज़्यादा होता है। तो क्या होगा छठा, इसमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है। क्योंकि अपन पढ़ेंगे बच्चों जब इस मृदा का निर्माण अपन पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ज़्यादा क्यों होगी, क्योंकि जो ऊपर की परत है मृदा की उसमें जीव जंतुओं के अवशेष, पेड़ पौधों के अवशेष पाए जाते हैं और सूक्ष्म जीवों द्वारा उनका जब अपघटन कर दिया जाता है तो कार्बनिक पदार्थों का निर्माण हो जाता है बच्चों। तो उसी प्रकार से अपन कह सकते हैं कि इसमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है, जबकि अवमृदा जो होती है उनमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा क्या होगी, तुलनात्मक रूप से कम होती है। कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कम होती है। ठीक है ना बच्चों, इसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा क्या होगी, कम होगी। अगली बात क्या होगी, क्योंकि जब कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक क्यों होगी बच्चों, क्योंकि इसमें सूक्ष्म जीवों की संख्या और क्रियाशीलता जो होती है वो अधिक होती है। किसमें, पृष्ठ मृदा में। इसमें सूक्ष्म जीव जो होते हैं, सूक्ष्म जीवों की संख्या तथा क्रियाशीलता
अधिक होती है। ठीक है बच्चों, इसमें सूक्ष्म जीवों की संख्या और क्रियाशीलता दोनों ही क्या होती है बच्चों, अधिक होती है, जबकि इसमें सूक्ष्म जीवों की संख्या तथा क्रियाशीलता या अपन कह सकते हैं सक्रियता क्या होती है, कम होती है। यानी तुलनात्मक रूप से क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी। ठीक है ना। इसका अर्थ क्या हुआ, जब इनमें सूक्ष्म जीवों की संख्या अधिक होगी तो ये क्या होगी, पृष्ठ मृदा जो होती है बच्चों वो एक उपजाऊ मृदा होती है। ठीक है ना। यानी ऊपर की परत जो होगी वो क्या होगी, उपजाऊ होती है, जबकि ये कम उपजाऊ होती है। तो अपन बात करेंगे इसकी बच्चों की पृष्ठ मृदा जो होती है वो उपजाऊ होती है। यह उपजाऊ होती है। इधर क्या लिखेंगे, यह कम उपजाऊ होती है। यानी इसका उपजाऊपन जो होता है बच्चों वो क्या होता है, कम होता है। इसमें भी अगर अपन उपजाऊ इस तरह से लिखेंगे, उपजाऊ कम होती है। तो ये अंतर है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट अंतर है, अपन ने ये लिखा है सारे के सारे। बहुत इजी टॉपिक है, आप इसको इजीली याद कर सकते हैं पढ़ने के तरीके से। आप एक बार अगर सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना। अगला पॉइंट है कि इसका रंग क्या होता है, गहरा भूरा होता है। यानी पृष्ठ मृदा जो होती है गहरे भूरे रंग की होती है, जबकि ये कैसी होती है, हल्के पीले रंग की होती है। तो यह गहरे भूरे रंग की होती है। ठीक है ना बच्चों। पृष्ठ मृदा यानी ऊपर की जो मृदा है गहरे भूरे रंग की होती है, जबकि जैसे जैसे आप नीचे जाओगे ये कैसी होगी, हल्के पीले रंग की होती है। यानी ये जो होगी वो कैसी होगी, हल्के पीले रंग की होगी। अगर अपन इनके रंगों की बात करें तो दोनों में अपन अंतर कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं मृदा की दोनों लेयर में। अगला जो पॉइंट है बच्चों इसका अंतिम पॉइंट कि इसकी धनायन विनिमय क्षमता जो होती है बहुत अधिक होती है। यानी इसकी धनायन विनिमय क्षमता अधिक होती है, जबकि इसकी धनायन विनिमय क्षमता कम होती है। तो बच्चों ये टोटल 10 अंतर थे। इसकी धनायन विनिमय क्षमता अधिक होती है। ठीक है ना बच्चों, इसकी अधिक होगी। इस तरफ अपन लिखेंगे इसकी धनायन विनिमय क्षमता कैसी होगी, क्षमता कम होती है। ठीक है ना बच्चों, इसकी धनायन विनिमय क्षमता कम होती है। तो इस प्रकार अपन इनमें अंतर कर सकते हैं कि पृष्ठ मृदा और अवमृदा क्या होती है। पूरा की पूरा मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, बाकायदा राइट डाउन करके। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के बच्चों याद कर सकते हैं, इसके अपने नोट्स बना सकते हैं बहुत इजीली बच्चों। अब अपन बात करेंगे कि मृदा एक प्राकृतिक पिंड होता है और अपन इसकी मृदा प्रोफाइल जो होती है उस पूरी मृदा प्रोफाइल की बात करेंगे कि किस तरह से मृदा जो होती है मृदा परिच्छेदिका क्या होती है। चलिए आइए अपन अब पढ़ते हैं मृदा परिच्छेदिका क्या होती है। देखिए बच्चों, अब अपन बात करते हैं मृदा परिच्छेदिका की, जिसे अपन कहते हैं मृदा प्रोफाइल। ठीक है ना, इसको मृदा प्रोफाइल कहा जाता है, मृदा परिच्छेदिका भी कहते हैं। तो मृदा प्रोफाइल या मृदा परिच्छेदिका क्या होती है इसके बारे में अपन देखते हैं। मृदा प्रोफाइल क्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, मृदा से रिलेटेड बहुत अच्छा टॉपिक है। इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चों, इतने प्रश्न पूछे जाते हैं किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में। एग्रीकल्चर का कोई सा भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, अगर इसमें से क्वेश्चन ना आए तो वो कंपटीशन अधूरा माना जाता है बच्चों। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो आप इसको अच्छे से तैयार करें। बिल्कुल आपको अगर इसका स्ट्रक्चर याद है,
आप इसका अगर स्ट्रक्चर याद कर लेते हैं तो इससे संबंधित बहुत सारे इजी क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। तो पहले अपन बात करते हैं कि मृदा परिच्छेदिका क्या होती है, यानी मृदा प्रोफाइल क्या होती है। अगर अपन मृदा, यानी मृदा जो होती है अपन को पता है इसकी चौड़ाई होती है, इसकी लंबाई होती है और इसकी गहराई होती है, ठीक है ना। ये एक त्रिविमीय प्राकृतिक पिंड होता है। इस बात को अपन अच्छी तरह से समझ गए थे, शुरू के जो अपना वीडियो था उसमें आपने देखा होगा। तो मृदा जो होती है, क्योंकि उसकी एक मोटाई भी होती है, तो इस मृदा की जो मोटाई है उसका अगर अपन ऊर्ध्वाधर काट के देखें, यानी काट कैसे काटते हैं, दो तरह के होते हैं। एक तो अगर ये मान लीजिए मार्कर पेन है, इसको अगर मैं ऐसे काटूं तो ये कहलाता है इसका ट्रांसवर्स सेक्शन, अनुप्रस्थ काट। एक अपन इसकी गहराई में अगर काटें, इस तरह से अगर काटूं तो वो कहलाता है इसका ऊर्ध्वाधर काट। ठीक है बच्चों, ऊर्ध्वाधर काट के अगर मैं इसको देखूं तो हमें इसमें विभिन्न प्रकार की परतें दिखाई देती हैं, लेयर अलग अलग दिखाई देती हैं। तो मृदा का अगर ऊर्ध्वाधर काट कर बच्चों अगर देखने पर उसमें ऊपरी पृष्ठीय सतह से पैतृक पदार्थ तक विभिन्न संस्तर पाए जाते हैं, यानी विभिन्न परतें पाई जाती हैं। उन परतों का अपना एक अलग रासायनिक संगठन होता है, अपना एक अलग कंपोजिशन होता है। और जब अपन उन परतों का अध्ययन करते हैं बच्चों, तो वो विभिन्न अलग अलग प्रकार की परतें हमें दिखाई देती हैं। उन परतों को संस्तर कहते हैं, ठीक है ना। वो संस्तर कहलाते हैं, उनके लेयर्स जो होती हैं संस्तर कहलाती हैं। तो अब अपन इसकी परिभाषा को कैसे डिफाइन करेंगे कि बच्चों अगर किसी मृदा का ऊर्ध्वाधर काट कर देखा जाए तो उसमें उसकी विभिन्न संस्तर दिखाई देते हैं, और मृदा के इस विभिन्न संस्तर युक्त ऊर्ध्वाधर काट को ही क्या कहते हैं, मृदा परिच्छेदिका या मृदा प्रोफाइल कहते हैं। क्लियर, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको कि मृदा प्रोफाइल क्या है। कि अगर संस्तर युक्त, विभिन्न संस्तर युक्त अगर मृदा का ऊर्ध्वाधर काट कर उसको देखा जाए तो उस संरचना युक्त, संस्तर युक्त संरचना को अपन क्या कहेंगे, मृदा प्रोफाइल कह देते हैं। अब मृदा प्रोफाइल की अगर अपन संस्तर की बात करें तो जब अपन ऊपर से नीचे की तरफ इसकी विभिन्न संस्तर को देखते हैं तो इसमें सबसे ऊपर O परत होती है, उसके नीचे A परत होती है, फिर B होती है, और फिर C, और फिर अंत में R परत होती है। तो O, A, B, C और R ये संस्तर इसमें पाए जाते हैं। बच्चों मैं बता देता हूँ कि मृदा में जब अपन ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं तो सबसे ऊपर की परत O संस्तर होता है, उसके नीचे A, फिर B, फिर C और सबसे नीचे R जो होता है वो चट्टान होती हैं, यानी चट्टाने वाली जो परत होती हैं उनको अपन R संस्तर कहते हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, संस्तर कहलाते हैं बच्चों, लेयर्स कहलाती हैं। विभिन्न प्रकार की परतें पाई जाती हैं, इन सबका अपना एक रासायनिक संगठन होता है, अलग अलग प्रकार का इनका कंपोजिशन होता है। अपन इसका जब डायग्राम बनाएंगे तो आप इजीली समझ जाएंगे कि ये संस्तर भी कई सारे उप संस्तरों में बटा होता है। ठीक है बच्चों, सब लेयर में ये बटा होता है, यानी संस्तर जो होते हैं वो भी उप संस्तर में बटे होते हैं, उप संस्तरों में ये बटे रहते हैं। तो आइए अब अपन अध्ययन करते हैं इसकी पूर्ण संरचना की, यानी मृदा परिच्छेदिका की एक पूर्ण कंप्लीट स्ट्रक्चर कैसा होता है। अभी मैं आपको बना के बताता हूँ, आप इसको इजीली बच्चों समझ जाएंगे। चलिए अपन बनाते हैं मृदा परिच्छेदिका का एक पूरा स्ट्रक्चर, कंप्लीट स्ट्रक्चर। मेरे साथ साथ आप भी बच्चों प्रैक्टिस कीजिए, देखते हैं अपन बनाते हैं इस पूरे को। इसमें कई सारे संस्तर मैंने बताए थे। सबसे ऊपर का जो संस्तर अपन बनाते हैं, जहाँ से अपन इसको स्टार्ट करते हैं, ये देखिए इसकी सबसे ऊपर की बच्चों लेयर है, ठीक है ना, जो अपन को पता ही है क्या होती है, पृष्ठ मृदा के रूप में होती है बच्चों। इसके नीचे की जो लेयर है इसको अपन बांट देते हैं इस तरह से, पहले डॉट डॉट करके, बाद में अपन इसको गहरा कर देंगे बच्चों, ठीक है। चलिए, ये संस्तर है, ये पूरा की पूरा क्या कहलाता है, ओ संस्तर। इसको अपन कहते हैं ओ संस्तर। लिखते चले जाते हैं बच्चों इसको। इसके नीचे जो है वो कहलाएगा ए संस्तर। फिर अपन इसको बांट देते हैं और नीचे बी संस्तर, ठीक है बच्चों। उसके नीचे जो हो जाता है उसको अपन कहते हैं
सी स्तर, इसको अपन सी स्तर कहते हैं। और सबसे अंत में जो है बच्चों, अंतिम जो होता है स्तर, उसे अपन कह देते हैं आर स्तर। तो इस प्रकार से बच्चों ये पूरे की पूरी जो है मृदा एक प्रोफाइल का चित्र है। अगर अपन इसकी खड़ी काट काट के देखते हैं तो हमें इस प्रकार से मृदा की विभिन्न परतें दिखाई देती हैं। अब इसमें क्या होता है, इन परतों में भी विभिन्न प्रकार की उप संस्तर बटे होते हैं। ठीक है, अपन देखो अभी बनाते हैं, अब आपको क्लियरली ईजीली पता लग जाएगा कि जो सबसे ऊपरी परत है, इन ऊपरी परत में किस तरह से इनमें संरचनाएं पाई जाती हैं। इसमें बच्चों पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। देखें अभी आप इसमें दिखाई देंगे आपको, जड़ें भी होंगी, ठीक है, छोटे छोटे पौधे भी होंगे बच्चों इसमें उगे हुए। देखिए आप इसमें, यानी इसमें कहने का अर्थ ये हुआ कि सारे के सारे सजीव जो हैं वो ऊपरी मृदा में सबसे ऊपरी परत पर ज़्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ वायु भी होती है उनके ऑक्सीजन के लिए, और विभिन्न प्रकार के जीव जंतु जो हैं वो भी यहाँ पर बच्चों पाए जाते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे जब ये कंप्लीट बनेगी तो आप बता देंगे कि वास्तव में ये कितना अच्छा एक पूरा एक प्रोफाइल दिखती है अपन को। ठीक है, तो ये जड़ें हैं, जड़ें कुछ जड़ें जो होती हैं अंदर गहराई तक भी बच्चों पाई जाती हैं, ये फैली रहती हैं अंदर तक। ठीक है, इस तरह से ये है। इसको भी अपन क्या है, दो भागों में बांटते हैं। ये जो लेयर है ये एक्चुअली सी जो लेयर है दो भागों में बटी होती हैं। इसमें इस तरह से कार्बनिक पदार्थ भी पाए जाते हैं, कुछ खनिज पदार्थ भी, पोषक तत्व भी इसमें बच्चों पाए जाते हैं। देखिए इसमें जब अपन इसकी संरचना को देखेंगे बनते हुए तो आपको ये बाद में बहुत अच्छी दिखाई देगी। इस तरह से इसमें देखिए विभिन्न प्रकार के पदार्थ भी उपस्थित हैं। इस प्रकार से आप इसका पूरे डायग्राम जो है उसको देख सकते हैं। अब इसमें जो लेयर है, ठीक है बच्चों, वो जो लेयर है, ये ओ लेयर को अपन दो उप संस्तर में बटी होती है। पहली जो होती है यहाँ से यहाँ तक, ये तो कहलाती है O1 और ये टू कहलाता है O2, यानी O1 और O2 दो लेयर होती है बच्चों। O1 जो होती है वो अल्प विघटित कार्बनिक पदार्थ की होती है, यानी ये जो होती है ये होती है अल्प विघटित कार्बनिक पदार्थ, यानी इसमें अल्प विघटित, क्योंकि ऊपर ही ऊपर की होती है, विघटन कम होता है, इसलिए इसे अपन कहते हैं अल्प विघटित कार्बनिक पदार्थों के उप संस्तर। जबकि O2 जो होता है उसमें होता है पूर्ण विघटित कार्बनिक पदार्थ, पूर्ण विघटित कार्बनिक पदार्थ बच्चों। ठीक है ना, तो ये जो O संस्तर है वो दो उप संस्तरों में बटा रहता है। इसमें भी यहाँ पर लेयरिंग हो जाती है, और लेयरिंग में क्या होता है, अल्प विघटित होते हैं, इसमें विघटन ज़्यादा हो जाता है, कार्बनिक पदार्थों की मात्रा यहाँ पर ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर कार्बनिक पदार्थों का पूर्ण रूप से विघटन हो जाता है। ठीक है ना, यानी पूरे के पूरे कार्बनिक पदार्थ विघटित हो जाते हैं नीचे की लेयर में, इसके ओ लेयर की नीचे की लेयर में। ठीक है बच्चों, फिर अपन बात करते हैं ए संस्तर की। ए संस्तर जो होते हैं वो तीन संस्तरों में अपन इसको बांट देते हैं। ये तीन संस्तरों से, उप संस्तरों से मिलकर बना होता है बच्चों। तीन कौन सा, एक तो हो गया A1, दूसरा A2 और तीसरा A3। तीन उप संस्तरों में बटा होता है। A1 में क्या होता है, A1 में बच्चों ह्यूमस युक्त खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, यानी A1 क्या है, इसमें ह्यूमस युक्त खनिज पदार्थ, यानी खनिज पदार्थ तो होते हैं लेकिन उसमें ह्यूमस भी मिला रहता है, तो ह्यूमस युक्त खनिज पदार्थ बच्चों इसमें पाए जाते हैं। A2 जो परत होती है, A2 परत में क्या होगा, इसे अब निक्षालित उपसंस्तर कहते हैं। निक्षालित यानी खनिज पदार्थों का और पदार्थों का इसमें निक्षालन हो जाता है।
निक्षालित संस्तर कहलाता है ये A2 जो होता है। और A3 की अगर अपन बात करें बच्चों तो A3 परिवर्तनीय संस्तर कहलाता है, यानी इसमें परिवर्तन होते रहते हैं, इसलिए इसको अपन कहते हैं परिवर्तनीय। परिवर्तनीय ये भी उप संस्तर है, तो अपन इसको निक्षालित उप संस्तर लिख देते हैं, और ये भी उप संस्तर। ठीक है बच्चों, परिवर्तनीय उप संस्तर की श्रेणी में इसको गिना जाता है। इसका अगर अपन कंपोजिशन देखें तो इस तरह से इसको अपन बना सकते हैं उप संस्तरों को, क्योंकि इसमें परिवर्तन होता है। अभी नीचे से जो पदार्थ आते हैं ऊपर की तरफ, उनमें परिवर्तन जारी रहता है। ठीक है, कणों की संख्या थोड़ी पास पास हो जाती है, इसलिए अपन ने इस तरह से दिखा दिया। इनमें थोड़ी सी दूर होती है, इसलिए अपन इसको इस प्रकार से दिखा सकते हैं बच्चों। देखिए कलर थोड़े से अलग अलग कॉम्बिनेशन से अपन इसमें बना सकते हैं, और आपको लास्ट में जब पूरी जो प्रोफाइल बन जाएगी तो आपको लगेगा वास्तव में कि बहुत अच्छा डायग्राम है, और ये बहुत अच्छी तरीके से दिखाई देती है। इनमें अंतर भी आपको पता लग जाएगा किसमें किन पदार्थों की मात्रा ज़्यादा होती है। निक्षालित होते हैं इसमें, कुछ पदार्थ निक्षालित हो जाते हैं। ऊपर जो है इसमें भी कुछ मात्राएं पाई जाती हैं। ह्यूमस युक्त कार्बनिक पदार्थ की मात्रा होती है बच्चों इसमें, ह्यूमस भी पाया जाता है और कार्बनिक पदार्थ भी इसमें पाए जाते हैं। चलिए, तो इस प्रकार से अपना ए जो संस्तर होता है वो कंप्लीट हो जाता है। इसको अपन यहाँ हल्का सा डिवाइड कर देते हैं इस तरह से, ताकि अपन को 3 लेयर अलग अलग दिखाई दे सकें। ठीक है बच्चों, फिर अपन नीचे की तरफ चलते हैं बी संस्तर पर। तो बी संस्तर जो होता है ये भी क्या होता है, 3 उप संस्तरों का मिलकर बना होता है। इसको भी अपन 3 उप संस्तरों में इस तरह से बांट देते हैं। हल्का हल्का अपन इसको डिवाइड कर लेते हैं इस तरह से। ये है B1, B2 और B3। ठीक है बच्चों, B1, B2 और B3। B1 जो होता है उसे अपन क्या कहते हैं, ये वापस वही परिवर्तनीय उप संस्तर कहलाता है, क्योंकि ये दोनों जो हैं बिल्कुल एकदम बॉर्डर पे होते हैं A और B के, इसलिए दोनों ही A3 और B1 दोनों ही क्या कहलाते हैं बच्चों, परिवर्तनीय संस्तर कहलाते हैं। उप संस्तर की श्रेणी में अपन रखते हैं। जबकि B2 जो होता है बच्चों उसे अपन कहते हैं निक्षेपित। ये तो निक्षालित है और ये होता है निक्षेपित, क्योंकि इसमें जो होते हैं सारे पदार्थ निक्षेपित हो जाते हैं, इसलिए अपन इसको कहते हैं निक्षेपित उप संस्तर। निक्षेपित उप संस्तर ये कहलाता है। पूर्ण रूप से पदार्थ जो होते हैं उनका निक्षेपण हो जाता है, क्योंकि जो पदार्थ पाए जाते हैं। और B3 की अगर अपन बात करें बच्चों, B3 लेयर जो होती है वो कहलाती है अंतर्वर्ती उप संस्तर कहलाता है ये। इसे अपन कहते हैं अंतर्वर्ती उप संस्तर। तो इस प्रकार से देखो 3 लेयर हो गई। इसमें अपन देखेंगे कि पदार्थ किस प्रकार से जो है वो बटे होते हैं। कुछ पदार्थ जो होते हैं इनमें थोड़े से बड़े इनका आकार हो जाता है, कणों का आकार, क्योंकि खनिज पदार्थ जो होते हैं सीधे सीधे इस तरह से पाए जाते हैं, और इनमें इनका आकार थोड़ा छोटा हो जाता है। निक्षेपित, यहाँ पर निक्षेपित हो जाते हैं ये पदार्थ। अपन इनको लेयर को देख सकते हैं, अलग अलग प्रकार की लेयर बच्चों पाई जाती है। देखें यहाँ पर आपको थोड़ा सा अलग स्ट्रक्चर मिलेगा देखने को। देखिए अलग अलग प्रकार से निक्षेपित, क्योंकि इसमें और इसकी जो स्ट्रक्चर है लगभग एक सा होता है। दोनों ही क्या होता है, परिवर्तनीय होता है, यानी परिवर्तन इनमें होता रहता है, इसलिए ये परिवर्तनीय संस्तर की श्रेणी में आते हैं बच्चों। जबकि B2 जो है वो अपन ने पहले ही बताया था, वो निक्षेपित संस्तर की श्रेणी में आ जाता है। तो इस प्रकार से इनमें देखो ये कुछ पदार्थ पाए जाते हैं। अपन ने इस तरह से डॉट डॉट करके दिखाया है इस संस्तर को। इसको अपन थोड़ी सी बाउंड्री के रूप में इसको डिवाइड कर सकते हैं उप संस्तरों को। वैसे तो ये केवल पोषक पदार्थों के आधार पर ही डिवाइड होते हैं इनमें। ये देखिए बच्चों, ये हो गए। अब अपन बात करते हैं सी संस्तर, यानी उसके नीचे का जो बच्चों स स्तर होता है
वो कहलाता है सी संस्तर, और इसे कहते हैं अपक्षयित पैतृक पदार्थ। ये पूरा की पूरा अपने आप में क्या होता है, अपक्षयित, अपक्षय से बनने वाला अपक्षयित पैतृक पदार्थ, यानी पैतृक पदार्थ का जब अपक्षय हो जाता है उनसे मिलकर बना होता है बच्चों। इनमें अपक्षयित पैतृक पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, पूर्ण रूप से यानी चट्टानों से टूट करके जो अपक्षय होता है चट्टानों का, उनसे जो पदार्थ बनते हैं अपक्षयित पैतृक पदार्थ इसमें पाए जाते हैं। तो देखिए कंकड़ पत्थर जो होते हैं इनमें इस तरह से मोटे मोटे कंकड़ पत्थर आदि पाए जाते हैं। इसको अपन कहते हैं अपक्षयित पैतृक पदार्थ के रूप में बच्चों ये लेयर होती है। इसलिए सी संस्तर जो होता है वो अपक्षयित पैतृक पदार्थों से मिलकर बना होता है। अपन इसको इस तरह से दर्शा सकते हैं बच्चों। और उसके नीचे का अपन को पता ही है, सबसे नीचे का जो होगा वो आर संस्तर कहलाता है। और आर संस्तर किसका बना होता है, चट्टानों से मिलकर बना होता है बच्चों। और उन चट्टानों के टूटने से ही धीरे धीरे जब चट्टानें टूटती हैं तो चट्टानों के टूटने से ही क्या बनता है, खनिज पदार्थों का निर्माण होता है। और वो खनिज पदार्थ ही मृदा का निर्माण करते हैं। तो खनिज पदार्थ मृदा कैसी होगी ये डिपेंड होता है इस चट्टानों पर। चट्टान जो होती है इसको अपन कहते हैं आर कठोर चट्टान। देखो कैसी होती हैं, कठोर चट्टानें इस तरह की बनी होती हैं। अपन इसको इस तरह से बना देते हैं कठोर चट्टानों को। देखिए ये सबसे नीचे की परत है, कठोर होती है बच्चों। देखिए अपन इसको इजीली बना दिया अपन ने, ये कठोर चट्टानें हैं। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक कठोर चट्टानें। ठीक, तो बच्चों ये क्या है, ये पूरी की पूरी देखो एक मृदा प्रोफाइल का चित्र है। यानी पूर्ण विकसित मृदा प्रोफाइल जो होती है वो हमने ये डेवलप कर दी। आप चाहें तो इसमें ऊपर थोड़े से इसको डेकोरेट कर सकते हैं। इसमें कुछ इस तरह से फ्लावर्स वगैरह भी लगा सकते हैं। थोड़ा सा डेकोरेट हो जाता है ये अगर आप इसको कर देते हैं। बाकी यहाँ पर पाए जाते हैं। तो बच्चों ये पूरी की पूरी क्या थी, एक मृदा परिच्छेदिका बताई जिसमें हमने बताया कि ये 5 प्रकार के संस्तरों में बटी होती है। इसमें 5 प्रकार के संस्तर बच्चों पाए जाते हैं, ओ संस्तर, ए, बी, सी और आर। इन सब का मैंने कार्य आपको बता दिया। ओ जो होता है वो 2 प्रकार के उप संस्तर में बटा होता है, अल्प विघटित कार्बनिक पदार्थ, पूर्ण विघटित कार्बनिक पदार्थ। यानी ऊपर से जब अपन आते हैं तो कार्बनिक पदार्थों का बच्चों विघटन होता चला जाता है और ये धीरे धीरे नीचे आते आते उस 2 संस्तर में आते आते पूर्ण रूप से विघटित हो जाते हैं। और यहाँ पर क्योंकि नीचे से खनिज पदार्थ आ रहे हैं तो ह्यूमस और खनिज पदार्थ युक्त तो ह्यूमस यहाँ पर मिल जाता है बच्चों। ठीक, A1, A2 और A3 ए संस्तर 3 उप संस्तरों में बटा होता है, A1, A2 एंड A3। छोटे छोटे प्रश्न बच्चों पूछे जाते हैं एग्जाम में। यहीं से छोटे प्रश्न बनते हैं कि कितनी लेयर्स पाई जाती हैं मृदा प्रोफाइल में। जब आपको बताना होता है कंटिन्यूस के ऊपर से नीचे तक लेयरों के नाम लिखिए, तब आपको O, A, B, C और R इस प्रकार से बताना पड़ता है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि R जो है संस्तर मृदा का वो क्या कहलाता है बच्चों, तो वो क्या कहलाता है, वो कठोर चट्टानें कहलाती है, चट्टानों से मिलकर बना होता है बच्चों। ठीक है, वो पूछ सकते हैं कि निक्षालित संस्तर कौन सा होता है, आपको पता होना चाहिए A2 संस्तर जो होता है वो निक्षालित संस्तर कहलाता है। निक्षेपित संस्तर कौन सा होता है, B2 संस्तर होता है जो निक्षेपित संस्तर कहलाता है। अंतर्वर्ती, जहाँ पर अंतर परिवर्तन होता है अपक्षयित पैतृक पदार्थों का, अंतर्वर्ती उप संस्तर कहलाता है B3। तो ये छोटे छोटे प्रश्न बच्चों इसमें से पूछे जाते हैं, इसलिए मृदा प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है टॉपिक आप सभी के लिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आज अपन ने पढ़ा था, अपना ये टॉपिक था। एक तो अपन ने पृष्ठ मृदा और अवमृदा की बात की, उसके अलावा बच्चों अपन ने मृदा प्रोफाइल की बात की। अब अपन जब अगला जो वीडियो बनेगा उस अगले वीडियो में बच्चों अपन नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें अगले टॉपिक को पढ़ेंगे। तब तक के लिए यहाँ तक मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।